ये बहुत दुखद है कि पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर बंदूकधारियों का हमला हुआ है और इसमें भारी गोलीबारी हुई है। इस हमले में जितने भी लोग मारे गए हैं वे सभी नास्तिक और अनर्गल होंगे। यह एक घोर अपराध है जो शांति और सुरक्षा की भावनाओं का उल्लंघन करता है। लोगों को अपनी नैतिक दायित्वों का अभिनय करते हुए इस तरह के हमलों से दूर रहना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना के पीछे के कारणों को तुरंत जांचना चाहिए ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। हमेशा याद रखें कि हमें अपने समुदायों की भलाई के लिए एक साथ काम करना चाहिए और हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, तुर्की में भूकंप से बचे लोगों का बुरा हाल। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद घर बार गंवा चुके लोग तंबुओं में रहने को मजबूर। न पीने का साफ पानी, न खाना। कैसे पटरी पर आएगी जिंदगी, दिखाएंगे तुर्की से बीबीसी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। तुर्की में भूकंप के 11 दिन बाद कौन सी नई मुश्किलें झेल रहे हैं लोग, कवर स्टोरी में करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय में चरमपंथियों ने किया हमला। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। अब भी गोलीबारी जारी है। जानेंगे कराची से ताजा हाल। यूक्रेन पर रूसी हमले का पूरा होने वाला 1 साल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीबीसी से कहा, रूस के साथ किसी शांति समझौते के लिए यूक्रेन नहीं छोड़ेगा अपनी 1 इंच भी जमीन। दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूसी नौसेना ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। चीन और दक्षिण अफ्रीका के जहाजों के साथ 10 दिन होगा सैन्य अभ्यास। अमेरिका ने भी जताई इस पर अपनी चिंता। उठ रहे सवाल, क्या बढ़ रही है रूस अफ्रीका की नजदीकियां? ईरान में कई हफ्तों के बाद फिर हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन। सामने आए वीडियो में सरकार को उखाड़ फेंकने का किया जा रहा आह्वान। वीडियो की नहीं की जा सकी है पुष्टि। चीन के एक हाई प्रोफाइल अरबपति बैंकर हुए लापता। कई दिनों से नजर नहीं आए चाइना रेनेसा होल्डिंग्स के सीईओ बाओ फैन। खबर आने के बाद गिरे इस निवेश फर्म के शेयर। हाल के दिनों में चीन के कई बड़े बिजनेसमैन गायब हुए। वित्तीय और तकनीकी क्षेत्रों के बड़े लोगों पर सरकारी कार्रवाई की आशंका। भारतीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में दी मान्यता। उन्हें पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष और तीर और शिवसेना नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। और सबसे पहले खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां कराची में पुलिस मुख्यालय पर कई बंदूकधारियों ने हमला कर दिया है। पुलिस और हमलावरों के बीच भारी गोलीबारी चल रही है। ताज़ा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं पाकिस्तान के कराची से बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान। शुमाइला, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? सारिका, इस वक्त तक ये मालूम हुआ है कि जो कराची की पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है उस पे 7:10 पे हमला किया गया था। तकरीबन 6 से 7 टेररिस्ट जो हैं वो दाखिल हुए थे और उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका था सबसे पहले, और उसके बाद से जो है वहाँ लड़ाई शुरू हुई हुई है। अभी इत्तलात ये आ रही हैं कि 2 दहशतगर्दों को, 2 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं। जो फाइट चल रही है पुलिस और टेररिस्टों के दरमियान। ये भी इत्तलात हैं कि इस हमले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो कबूल कर ली है। यहाँ पे सिंध में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जो है वो पेशकश की गई है वफाक की तरफ से, फेडरल की तरफ से। जो अभी इत्तलात आ रही हैं उसमें यह है कि कुछ जख्मी भी हैं लोग। 5 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है और जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरीके से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। जी, इससे पहले भी आपको याद होगा शुमाइला, थोड़े वक्त पहले जो पेशावर में एक हमला हुआ था, बहुत से उसमें पुलिसकर्मी भी मारे गए थे और यहाँ भी एक तरह से पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ है। कहीं इस हमले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए सारिका, लास्ट ईयर नवंबर में जो है वो टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हुकूमत का जो सीज फायर था वो खत्म हो गया था। उसके बाद से कुछ हमले देखने में आए हैं। सबसे बड़ा हमला कह लें इस वक्त अभी लास्ट मंथ 30 जनवरी को ही हुआ था। पेशावर में
पुलिस पर, जिसमें तकरीबन 57 लोग मारे गए थे, 150 से ज्यादा उसमें लोग जख्मी हुए थे, और वो बड़ा ही खौफनाक हमला था। उसके ऊपर काफी कंडेमिनेशन आई थी। तो अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि अब दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया है, और हुकूमत जो है जी। वो इसको कर्टेल करने की कोशिशें कर रही है। इमरान सरकार के वक्त ये खबर है कि टीटीपी से बात करने की कोशिश हुई थी। शुमाइला, मौजूदा सरकार का क्या रुख है टीटीपी को लेकर? देखिए, सीज फायर तो चल रहा था। अभी आमतौर पर जो पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट रही है, वो भी जब उसका दौर था इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले, उनका भी ये स्टांस था कि टीटीपी के साथ बात होनी चाहिए, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहिए। तो अभी फिलवक्त तो नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है अगर सीज फायर खत्म हुआ है तो उसके बाद से कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन तो नहीं आई कि जी दोबारा उनसे बातचीत की कोशिश हो रही है। इसी वजह से अब ये हमले भी नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया शुमाइला इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात सीरिया और तुर्की में आए भूकंप की। 11 दिन पहले आए इस भूकंप में हजारों की मौत हुई। शहर के शहर मलबे में बदल गए। तुर्की समेत दुनिया पीड़ितों को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बच गए, कैसे उन्हें मिलेगी राहत, कैसे उनकी जिंदगी की कड़ियां जुड़ेगी, ये सब जानने की कोशिश की बीबीसी ने। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42,000 से ज्यादा हो गई है, लेकिन जो लाखों लोग बच गए हैं उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। अपनों को, अपने घर बार गंवा चुके लोगों का एक एक दिन मुश्किलों में कट रहा है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने दक्षिणी तुर्की के शहरों का दौरा करने पर पाया कि एक नई चुनौती दस्तक दे रही है। कुछ दिन पहले तक ये 5 लोगों का आशियाना था, लेकिन भूकंप के 2 बड़े झटकों ने इन्हें बेघर कर दिया। रात को तापमान -7 तक जाता है, लेकिन कोई विकल्प भी तो नहीं है। अब अजनबियों के साथ खाना भी पड़ता है और रहना भी। बच्चों को लेकर बाहर भागे थे उस सुबह। एक दिन बाद टेंट की छत मिली जिसमें गुजारा करना पड़ रहा है। बच्चे रात को अचानक जग जाते हैं डर के मारे। हम अपने घर को बहुत मिस करते हैं। पिछले 10 दिनों में हम में से कोई भी नहा तक नहीं सका। तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप ने लाखों इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और कई शहर कस्बे वीरान हो चुके हैं। इन सभी शहरों के निवासी तब से कैंपों में हैं, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन इन कैंपों को रहने लायक भी तो बनाए रखना पड़ेगा। बढ़ते समय के साथ इस बात की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं कि और सर्वाइवर्स निकाले जा सकेंगे, लेकिन एक बड़ी चुनौती अब इमर्ज कर रही है क्लीन टॉयलेट्स, साफ पानी और फ्रेश खाना प्रोवाइड करने की। लाखों लोग अभी भी तुर्की में इस तरह के कैंपों में रह रहे हैं, बिना ये जानते हुए कि वो अपने घर कब वापस लौट सकेंगे। तुर्की के प्रभावित शहरों में कम्युनिटी किचन शुरू कर दिए गए हैं, जहां लोग बाग आकर खाना खा सकते हैं। कई जगहों पर राशन बंटते भी दिखा। सरकार के साथ साथ बाहरी देशों और संस्थाओं से मदद तो आ रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आई आपदा के कई पहलू होते हैं। अलेप्पो में साथियों ने बताया कि शहर तकरीबन खत्म हो चुका है और हैजा फैल रहा है। नेक इरादों के बावजूद यहाँ भेजा जाने वाला खाना कुछ समय के बाद खराब होकर नुकसान पहुँचा सकता है और इन्फेक्शन की वजह बनता है। हमारे पास आगे अभी बहुत कुछ करने को है। 43 साल के सहीन की दक्षिणी तुर्की के समाज में अच्छी साख थी। मिनटों में सब कुछ बदल गया। अपने चाचा के परिवार के शवों को इन्होंने खुद बाहर निकाला और जिस जगह पर हमसे बात की, वहां कुछ दिन पहले इनका अपना घर था। उस समय कोई मदद के लिए नहीं आया था। मैंने खुद कई लोगों को अपने स्टाफ के साथ गिरी हुई इमारतों से निकाला। न खाना था, न कुछ गर्म रखने को, सिर्फ ठंड थी बस। बाद में जाकर कुछ खाना मिला और अब ये टेंट ही हमारा जीवन है। ये कोयले के राशन की कतार है। हीटर और बिजली के अभाव में कोयले का ही सहारा है, लेकिन कैंपों के इर्द गिर्द सफाई बनाए रखना भी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जाहिर है शहर के शहर अब घरों के बाहर हैं। Initially it was more of the injuries load.
शुरुआत में हमारे पास आने वाले मरीज घायल थे, लेकिन अब इन्फेक्शन वाली बीमारियों के मामले आने शुरू हो गए हैं और ऐसा हर बड़ी आपदा के बाद देखा जाता है। पीने वाले पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से पेट और स्किन इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं। प्राकृतिक आपदाओं का असर लंबे समय तक दिखता है। बड़ी तादाद ने अपनों को खो देने वाले इन लोगों को अफसोस करने का भी समय नहीं मिल सका है और ज्यादातर इन हालातों से निकलना चाहते हैं। काशिफ सिद्दीकी के साथ नितिन श्रीवास्तव, BBC तुर्की। और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की कवरेज। आप देख रहे हैं BBC दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बात हो रही है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप की, जिसकी वजह से तुर्की में असुरक्षित इमारतों को लेकर 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। और इधर सरकार पर भी निर्माण में अनियमितताओं को लेकर आंखें मूंदने का आरोप लगाया जा रहा है। BBC संवाददाता निक बीक ने गाजियान्टेप में 3 दिन बिताए और वहां से रिपोर्ट भेजी। रात दिन ये किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं दिखती। इनके रिश्तेदार इस शहर के सबसे महंगे इलाके में रहते थे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उनका अपार्टमेंट मलबे में तब्दील हो गया। एमरे के परिवार के 5 लोग लापता हैं। वो कई लोगों को इसका जिम्मेदार बताते हैं। यहाँ मरे लोगों का खून उनके हाथों पर लगा है। ठेकेदार को बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने इस इमारत को मंजूरी दी वो भी सरकार के साथ जिम्मेदार है। अगली सुबह हम ये पता करने के लिए दोबारा आए कि ये 4 टावर क्यों गिरे, जबकि आसपास के बाकी सभी मजबूती से खड़े हैं। वहां मौजूद अधिकारियों से हमें पता चला कि यहाँ कम से कम 136 लोगों की मौत हुई है। कुछ पलों में ही एक पूरा मोहल्ला तबाह हो गया। एमेल फिलिक रोते हुए कहती हैं कि सब कुछ चला गया। इमारत को लेकर पहले से चिंता थी कि ये पानी की वजह से कमजोर हो रही है। ये हादसा होना ही था। 6 महीने पहले ही रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख ने हमें ये समस्याएं बताई थी। उन्होंने कहा था कि छोटा सा भूकंप आने पर भी ये इमारत गिर सकती है, चलिए पिलर को मजबूत करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पड़ोसियों ने हमें कहा कि यहाँ एक पूर्व सिक्योरिटी गार्ड हमें ज्यादा जानकारी दे सकता है। मैंने अपनी आंखों से खामियां देखी थी। जब मैं सीमेंट के कॉलम को छूता था तो धूल सी निकलने लगती थी। लगता ही नहीं था कि वो कंक्रीट का है। कॉलम में लगा लोहा जंग खा रहा था। बारिश से लोहा खराब हो रहा था, उसमें जंग लग रही थी। इन मौतों और तबाही के बीच हमें ये याद रखना चाहिए कि इस तीव्रता के भूकंप से बचने के लिए आज घरों को बनाया या मजबूत किया जा सकता है। 24 साल पहले इस देश को जगाने के लिए एक बड़ा झटका मिला था, जब एक भूकंप में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भले ही वो नई इमारतों में रहने वाले लोग हैं या पुरानी इमारतों में, तुर्की की सरकार अपने लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हजारों लोगों ने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई है। सिविलाइज्ड देशों में भी भूकंप आते हैं, लेकिन लोग नहीं मरते। बदकिस्मती से तुर्की में इस तरह के भूकंप हर 10 साल में आते हैं और लोग मरते हैं। वो कहते हैं कि ये नियति है। नहीं, ये नियति नहीं है। अगर हम वही करें जो विज्ञान कहता है तो कोई नहीं मरेगा। गाजियान्टेप में एक कॉम्प्लेक्स के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उनके वकील ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और इमारत ठीक से बनाई गई थी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए कभी कोई निरीक्षण नहीं किया गया। राष्ट्रपति एर्दोआन का कहना है कि इतनी बड़ी आपदा के लिए तैयार रहना नामुमकिन था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पूरे तुर्की से इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में कोई चैन की नींद कैसे सो सकता है?
इधर यूक्रेन पर रूसी हमले का अगले हफ्ते 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए जमीन के हिस्से को देकर शांति वार्ता करने की संभावना से इनकार कर दिया है। बीबीसी के वर्ल्ड अफेयर्स एडिटर जॉन सिम्पसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ज़ेलेंस्की काफ़ी बेखौफ नजर आए। जब उनसे पड़ोसी बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर रूस के हमले की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये रूस की बड़ी भूल होगी और बेलारूस के लिए ऐतिहासिक गलती होगी, लेकिन अगर बेलारूस खुद ही हमले में शामिल हो जाए, इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा ऐसी सूरत में वो लड़ेंगे। और वक्त एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे। My name is MM Thomas. We are Dragon Squad. प्लस बॉडी साइज की फीमेल बाउंसर से। इनसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। महिलाओं की रक्षा के लिए महिला बाउंसर्स और महिला बाउंसर्स की टीम काम कर रही है नाइजीरिया में, जिसका नाम है ड्रैगन स्क्वाड। और इन्हें देखकर तो आप और भी हैरान होंगे, क्योंकि नाइजीरिया के समाज में ये औरतें प्लस साइज बॉडी के साथ वो काम कर रही हैं जो खुद इन्होंने पहले सोचा भी नहीं था। मेरा नाम MM थॉमस है। हम ड्रैगन स्क्वाड हैं। नाइजीरिया में ये टीम है महिला बाउंसर्स की, जो पुरुषों के दबदबे वाले इस फील्ड में अपनी राह की मुश्किलों को पार कर रही हैं। मकसद है कि ये महिलाएं जो पार्टियों, राजनीतिक रैलियों और क्लबों जैसी जगहों पर सुरक्षा मुहैया कराएं। मेरी टीम में सब प्लस साइज महिलाएं हैं। प्लस साइज होने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं उनके पैशन और उनके अन्य योग्यताओं के बारे में बात करती हूँ। उनके क्लाइंट रेफरल और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आते हैं। नाइजीरिया में ड्रैगन स्क्वाड को काफी अनोखा माना जा रहा है। आज मैंने देखा मजबूत, बहादुर, सुंदर महिलाएं काम कर रही हैं। वो कहती थीं कि जो काम मर्द कर सकते हैं, औरत और बेहतर तरीके से कर सकती है। आज मैंने ये देख भी लिया। मैं इन्हें सलाम करता हूँ। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि नाइजीरिया में 15 से 49 आयु वर्ग की हर 3 में से एक महिला को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ भीड़ के सामने किसी महिला के लिए खड़े होना आसान नहीं है। जो अक्सर लोगों की नज़रों से खुद को बचाने की कोशिश करती थीं, वो आज इस ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होकर नए आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होने से पहले मुझे लगता था कि औरतें बस कपड़े सिल सकती हैं, कुछ सामान बेच सकती हैं या बस हाउसवाइफ हो सकती हैं। लेकिन ड्रैगन स्क्वाड का हिस्सा बनने के बाद मुझे लगता है कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। हम मजबूत हैं और मर्दों वाले काम कर सकती हैं। और दुनिया के कुछ देशों में चल रहा है सेलिब्रेशन। कोरोना महामारी के बाद पहली बार ऑस्ट्रिया में हो रहा ओपेरा बॉल। वियना में हुए इस इवेंट में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। और जर्मनी में कुछ ऐसे हुआ कार्निवल जो साल 1820 से हो रहा है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।